ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप और इसमें हम लोग देखेंगे भारत का भौगोलिक वितरण। और इसमें हम लोग दो देख चुके थे, हिमालय पर्वत श्रृंखला और उत्तर का मैदान। आज हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। यह गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है। इसका निर्माण क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। इस क्षेत्र में गोलाकार पहाड़ी पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग मेघालय पठार भी है। इसी पठार में गारो, खासी और जयंती नामक पहाड़ियाँ स्थित है। भारत की सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम खासी पहाड़ी में स्थित है। दक्षिण पठार के पूर्व में पूर्वी घाट एवं पश्चिम में पश्चिमी घाट पाया जाता है। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये मेज की आकृति का स्थल है और गोंडवाना भूमि, प्राचीन गोंडवाना भूमि का ये हिस्सा है। इससे पहले हम आप लोग को गोंडवाना और लॉरेशिया के बारे में बहुत अच्छा से समझा चुके हैं। इसका निर्माण मतलब इसका आंतरिक भाग जो है वो क्रिस्टलीय है, आग्नेय है और रूपांतरित शैलों से बना है। ठीक है। और यहाँ का जो पहाड़ का चोटी है वो गोलाकार है। दक्षिण भारत का या प्रायद्वीपीय पठार का जितना भी पहाड़ देखेंगे, पर्वत देखेंगे, उसका जो ऊपरी चोटी है वो गोलाकार है। ठीक है। एक सीधा चोटी होता है और एक गोल, तो ये गोलाकार चोटी का है। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग मेघालय पठार भी है। मेघालय हम लोग जानते हैं जो है वो हम लोग मानचित्र में भी देख सकते हैं। मेघालय यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये मेघालय है। तो मेघालय भी जो है किसका हिस्सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। और यहाँ 3 पहाड़ है, गारो, खासी और जयंती नाम का। और इसी में सबसे बीच वाला है खासी और इसी में है मासिनराम। एक क्षेत्र है मासिनराम जो भारत का सबसे वर्षा वाला स्थल है। चलिए आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में ही है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। चलिए पहले पूर्वी घाट को देखते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। यह कटी छटी अवस्था में पाई जाती है। मतलब ये जो पूर्वी घाट है ये एक पहाड़ है। ठीक है। और ये लगातार नहीं है, ये बहुत जगह कटा छटा है क्योंकि यहाँ बहुत सारा नदी बहती है, इसलिए। इसकी सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी, उसका ऊंचाई है 1500 मीटर। इसको भी हम लोग मैप में देख सकते हैं। ये है पूर्वी घाट। आगे है पश्चिमी घाट। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। इसकी सर्वोच्च चोटी अन्नायमुड़ी 2695 मीटर है। ठीक है। पश्चिमी घाट, ये है पश्चिमी घाट। पश्चिम में ये पश्चिमी घाट। तो हम लोग जान गए कि पूर्वी घाट कम ऊंचाई वाला है और
पश्चिमी घाट जो है वो अधिक ऊंचाई वाला है। और ये जो अन्नामुड़ी है ये पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी है। ठीक है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी था महेंद्रगिरी। आगे देखेंगे दक्कन ट्रेप या दक्कन का पठार। इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये जो दक्कन पठार है ये लावा निर्मित सेल से बना है। ठीक है, और इसीलिए ये जो मिट्टी है यहाँ का वो काली रंग की है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर कपास की खेती की जाती है, क्योंकि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त माना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चौथा है भारतीय मरुस्थल। भारत में हम लोग सबको जानते हैं एक मरुस्थल भी है, और कहाँ पर है तो राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत के पश्चिम में थार मरुस्थल है। अरावली पर्वत के पश्चिम में यहाँ वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है। ठीक है, अगर हम लोग इसको सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 15 सेंटीमीटर से भी कम है। यहाँ कटीले झाड़ी पाई जाती है। यहाँ जो पेड़ पौधा है ये कटीले झाड़ी के रूप में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ क्या जानते हैं हम लोग, यहाँ जल का अभाव है। और यहाँ एकमात्र प्रमुख नदी है लूनी नदी। ठीक है, और बाकी सब बरसाती नदी है। यहाँ पर एक आकृति देखने को मिलता है बारकान, उसका नाम है बारकान। यह जो है रेत या बालू से बनी अर्धचंद्राकार बालू का टीला है। ये बालू का टीला है। ठीक है, आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं ये बालू का टीला है। ठीक है, और ये अर्धचंद्राकार है, आधा चंदा जैसे दिख रहा है। ठीक है, और हवा का दिशा इस तरफ से इस तरफ है, पश्चिम से पूरब है। तो जिस तरह मतलब ये एक नहीं, ये हजारों के लाखों के संख्या में इस तरह से आकृति यहाँ देखने को मिलता है। थार मरुस्थल कहाँ पर है तो यहाँ अरावली पर्वत हम लोग देखें, अरावली पर्वत के पश्चिम, इस साइड पूरब हो गया तो ये पश्चिम में ये है थार मरुस्थल। ठीक है, ये जो राजस्थान का ये निकला हुआ भाग यहीं पर है थार मरुस्थल। चलिए आगे बढ़ेंगे। पांचवा है तटीय मैदान। इसको दो भागों में बांटा गया है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो इसको भी हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहले देखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। अरब सागर के किनारे खंबात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। इसका विस्तार खंबात की खाड़ी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। ठीक है, और इसको भी तीन भागों में बांटा गया है, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। ठीक है, कोंकण जो है वो दमन से गोवा तक, कन्नड़ का विस्तार है गोवा से मंगलूर तक, और मलाबार का है मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। चलिए इसको भी हम लोग मानचित्र द्वारा समझेंगे। ये है पश्चिमी तटीय मैदान।
ठीक है, और उसको पश्चिमी तटीय मैदान को अध्ययन के लिए 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऊपर में है यहाँ खंबात की खाड़ी है। ठीक है, खंबात की खाड़ी आप लोग मानचित्र में भी देख लीजिए, यह है खंबात की खाड़ी। यहाँ से इस किनारे किनारे तक, इस साइड हो गया अरब सागर, इस साइड हो गया पश्चिमी घाट, दोनों के बीच में ये किनारे किनारे जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये है पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, और इसका विस्तार यहाँ पर खंबात की खाड़ी से लेकर के यहाँ कन्याकुमारी तक है। तो देखिए, यहाँ से गोवा तक, यहाँ पर गोवा है, गोवा तक ये हो गया कोंकण। गोवा से मंगलोर, यहाँ मंगलोर लिखा हुआ है, यहाँ तक कन्नड़, ये कर्नाटक क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ से मंगलुरु से नीचे यहाँ कन्याकुमारी तक ये हो गया मालाबार तट। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। इसको क्रम से याद रखना है। पहले है कोंकण, कन्नड़, मलाबार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत, बंगाल की खाड़ी के किनारे किनारे ये विस्तृत है, इसको पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। यह मैदान पश्चिमी तटीय मैदान के अपेक्षा अधिक चौड़ी है। ठीक है, इसका चौड़ाई हम लोग देखेंगे तो पश्चिमी तटीय मैदान से पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है। यह मैदान पश्चिमी तटीय मैदान के, अच्छा ये हो गया। आगे है, इसकी उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और निचले भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। यहाँ कई बड़ी बड़ी नदियों का मुहाना है, मतलब यहाँ पर नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, और जहाँ नदी समुद्र में या झीलों में मिलती है उसको नदी का मुहाना कहा जाता है। ठीक, यहाँ हम लिखे नहीं है, आप लोग कहीं पर कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ कई बड़ी बड़ी नदियों का मुहाना है जो विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। और कौन कौन सी नदी है? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, ये पूर्वी तट की नदी है। ओडिशा में चिल्का झील महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। महानदी भी कहाँ पर है? तो ओडिशा में है, और उसके जस्ट दक्षिण में है एक झील, चिल्का झील, जो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ये जो चिल्का झील है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, याद रहेगा, इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक, यह है पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, और ये उत्तरी भाग को यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है उत्तरी सरकार तट, और निचला ये भाग को कोरोमंडल तट कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वीप समूह। भारत का 2 द्वीप समूह है, सबको हम लोग जानते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं। भारत का 2 द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक क्या है? लक्षद्वीप। ठीक है, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक लक्षद्वीप समूह।
ये दोनों द्वीप के साथ समूह जुड़ा हुआ है क्योंकि ये के द्वीपों का समूह है। ठीक, चलिए पहले देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह जो द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसका निर्माण निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के शिखर से बना है। इसको हम बताएंगे। ठीक है, यह द्वीप समूह विषुववृत्त के समीप स्थित है, इसलिए यहाँ विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। यह द्वीप समूह घने जंगल से आच्छादित है, जिसमें बड़ी मात्रा में पादप मतलब क्या होता है, पेड़ पौधा एवं जैव विविधता देखने को मिलता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बेरन द्वीप पर स्थित है। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के शिखर से बना है। तो ये मानचित्र में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक देश है म्यांमार। ठीक है, और म्यांमार में एक पर्वत है अराकान योमा। ठीक, और वो अराकान योमा उसका विस्तार जो है वो समुद्र में भी है। ठीक है, इस तरह से अंदर अंदर उसका विस्तार है। और जैसे होता है ना कि चोटी इस तरह से अगर रहेगा तो जो उठा हुआ भाग रहता है, ठीक है, पहाड़ का जो उठा हुआ भाग रहता है वो दिखाई देता है। जैसे अगर पानी इधर रहे, जल अगर इधर रहे तो ऊपर भाग जल से दिखाई देगा ना, और ये अंदर भाग उसका दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ भी अंडमान निकोबार में भी इसी तरह है। ठीक है, एक पर्वत का अंदर अंदर विस्तार है, जो उसका चोटी है जो दिखाई देता है वो एक द्वीप के रूप में हम लोग जानते हैं, और यही है अंडमान इधर निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यहाँ से इधर अंडमान और यहाँ से नीचे निकोबार। और ये अंडमान निकोबार जो है इसका विस्तार जो भारत का मेन भूमि है उससे थोड़ा नीचे है, इसीलिए उसमें हम लिखाए हैं कि इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका जो विस्तार है वो विषुववृत्त के समीप है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, विषुवतीय जलवायु मतलब विषुवत क्षेत्र में क्या होता है कि वहाँ पर अधिक गर्म होने के कारण दिन में अधिक गर्म रहता है और शाम में वहाँ हर दिन बारिश होता है। ठीक है, और मौसम सुहाना हो जाता है। दिन में बहुत गर्मी, शाम में बारिश होता है और ऐसे में रात में मौसम सुहाना हो जाता है। तो हर दिन जिस क्षेत्र में बारिश होगा तो वहाँ पेड़ पौधा अधिक पाया जाएगा। ठीक है, और पेड़ पौधा अधिक जहाँ पाया जाएगा, ये पादप मतलब पेड़ पौधा, जहाँ पेड़ पौधा अधिक पाया जाएगा वहाँ जैव विविधता भी अधिक मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एक ज्वालामुखी है। ठीक है, अंडमान निकोबार में एक ज्वालामुखी है और उसको बेरन द्वीप कहते हैं। ठीक है, बेरन वो द्वीप का नाम है और पूरा द्वीप में एक ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, उसी का नाम है बेरन और उसी के नाम से इस द्वीप का नाम पड़ा है बेरन द्वीप। चलिए आगे देखते हैं। लक्षद्वीप समूह, यह अरब सागर में स्थित एक प्रवाल द्वीप है। पहले इसका नाम लक्काद्वीप था और मिनिकॉय और एमिन द्वीप।
ठीक है, इसका 3 नाम था, लेकिन बाद में 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। इसका प्रशासनिक मुख्यालय कवारत्ती है। यह 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। पिटली द्वीप पर एक पक्षी अभयारण्य है, लेकिन वहाँ मनुष्य का निवास नहीं है। लक्षद्वीप समूह जो है वो किससे बना है? तो परवाल भित्ति से बना है। ठीक है, तो परवाल भित्ति क्या है, हम थोड़ा आप लोग को बताते हैं। परवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। ठीक है, इसका जो ऊपरी यह है परत है उससे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। ठीक है, निकलता है। और परवाल स्राव एवं परवाल अस्थियां टीले के रूप में जमा होती है। ठीक है, और वो एक द्वीप का निर्माण करते हैं। ठीक है, बड़ा समूह में रहता है इसलिए ये लोग द्वीप का निर्माण करते हैं। विश्व में सबसे बड़ा परवाल द्वीप है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे में। ठीक, और उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ये जो लक्षद्वीप है, पहले इसका नाम लक्काद्वीप था, मिनिकॉय था और एमिन द्वीप, अलग अलग नाम से इसको जानते थे। लेकिन 1973 में इसको एक परमानेंट नाम दिया गया, लक्षद्वीप। और इसका प्रशासनिक केंद्र क्या है, जहां से प्रशासन का संचालन होता है, मतलब राजधानी। ठीक, वो कहाँ है? तो कवारत्ती है। यह 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बहुत छोटा क्षेत्र में ये फैला हुआ द्वीप समूह है। और इसमें एक द्वीप है पिटली, हाँ, और उस द्वीप पर मनुष्य नहीं रहते हैं, मतलब मानव नहीं रहते हैं। वहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य है, मतलब पक्षी को संरक्षित वहाँ किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज भारत का भौतिक स्वरूप कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग अच्छा से इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि एक दिन हम आप लोग को बता देंगे, पहले ही अनाउंस कर देंगे और एक टेस्ट लेंगे, और इस टेस्ट में सबको शामिल होना अनिवार्य है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।